Good evening, subscriber. Oh, yeah, you are. Eat that. ये आपको पता है ये क्या है? ये स्वेटर है, स्वेटर ही है। तो समझिए बैंगलोर में इतनी ठंड पड़ रही है कि मुझे स्वेटर पहन के घूमना पड़ रहा है। बचपन में बोलती थी नानी वगैरह, जब कोई बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है। और मेरी औलाद देखो किसमें घूम रही है। कम हियर, कम। मुझे मतलब मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, ठंड नहीं लगती है। यू डोंट फील कोल्ड? हाँ देखो, ये देखो, इसका ठंड लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती है? मुझे लगती है, एंड लगना बनता भी है, बिकॉज बैंगलोर का टेम्परेचर आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड 50 और 60। 50 होता तो ठंड लगती। 100। तुमने मेरे पैसों में पानी बहाया है जाके स्कूल में। If the temperature is more, how can it be like cold? When it is 6। then it will be freezing cold. मेरी जी 20। बस, मुझे कुछ बात करनी है। 15। आइए आज बात करते हैं हम लोग। तुम पटक क्या तोड़ दी? गिरा दो आइसक्रीम। नो डोंट ईट इट, इट्स लाइक एक्सपायर्ड लॉन्ग What do you बैक। know? आई नो, चेक दिस। आइए बातें करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। मुझे किसी ने बोला क्लीनिंग करते हुए ब्लॉगिंग बनाओ, डीप क्लीनिंग। आपको मैं अर्बन क्लब वाली दिखती हूँ, या मैं मेरा ही कंपनी का ए ग्लास लगा के मस्त क्लीनिंग व्हीलिंग झाड़ू वाड़ू सब कैप्चर करके पोस्ट करूँ? बताइए। लाइक क्या सजेशन दिए हैं भाई साहब, क्या बताइए। चलिए बातें करते हैं आपसे, घूमते फिरते टहलते टहलाते। आज का टॉपिक क्या होना चाहिए? Albert Einstein. अरे वो मेरे रिश्तेदार थे क्या? That, believe it or not, that was Amma's great grandfather. Her great grandfather's great grandfather's great grandfather's great grandfather. She didn't know that I know that she knows that I know that she knows that I know. I know everything now. Come this side, I need to talk. What are you gonna want? अल्ले तक नीर कुड़ी, ये तो मुझे सीरियस होकर बात नहीं करने देती। 2 दिन मैं इसीलिए ढंग से कर पाई बातें, बिकॉज ये जो है ये पार्क में खेलने चली जाती थी। ओके चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक है, लेट्स बी सीरियस गाइस। आप तो सीरियस ही हो, मैं ही नहीं हो पा रही हूँ। स्टॉप इट। आज हम बात करेंगे कि मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, मैंने यही बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, एआई गैजेट्स का ही बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। मैं कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकती थी। आइडिया कहाँ से दिमाग में आया, कैसे मैंने R&D की इस चीज़ की और मैं फाइनली पहुँची। सो ये तो चलो मेरे बिजनेस का है, बट आपको शायद आइडिया मिल जाए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या कुरेदना और चेक करना पड़ता है। सो जैसे कि मैंने आपको ये तो पहले भी मेंशन किया कि मुझे बिजनेस करना था। रीज़न ये है कि मुझे किसी के अंडर काम हो ही नहीं पाता है, मैं नहीं कर सकती। आई नीड थिंग्स ऑन माई ओन। देन पहले कुछ दिमाग में आया था, पहले हमने सोचा EMF का करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रिक्वेंसी जो कंट्रोल आता है, क्योंकि हर घर में आजकल वाईफाई हैं, उसके रेज निकलते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर किड्स अराउंड। वो सोचा, फिर लगा कि वो शायद इंडिया में इतना ना चले, क्योंकि फॉरेन में तो बोलते थे कि इतने बजे के बाद आप अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल के साइड में डाल दो, वो शट डाउन कर देते हैं अपने डिवाइसेस बच्चों के लिए। हमारे इंडिया में देखो आप देखो कोई फ़ोन बंद करता है। इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स टू गेट रिड ऑफ देयर किड्स, आई मीन बिकॉज वो इतना पका देते हैं, सर खा लेते हैं, पेरेंट्स उन्हें खुद ही फ़ोन पकड़ा देते, लो फ़ोन लो और एक कोने में चले जाओ, चुपचाप से पड़े रहो, परेशान मत करो टाइप। तो बच्चे बहुत एडिक्टिव हो चुके हैं फ़ोन के लिए। मैं अपनी औलाद को नहीं देती, मैंने उसका खुद ही बिहेवियर, मैंने बहुत चेंजेस देखे।
इनकी ना फिजिकल एक्टिविटीज तो जीरो होती जा रही है, फ़ोन दे दो, आईपैड दे दो, कॉलेज में भी स्कूल्स में भी यही चल रहा है, तो मैं नहीं देती। बीच में बचपन में इसको दिया था, इसके बिहेवियर में चेंज देखा, चिड़चिड़ी हो गई, एक कोई गेम खेलने लगी थी रोब्लॉक्स, उसके बाद में न्यूज़ भी आई कि अब मुझे नहीं पता वो क्या है, कितना सच है, बट बहुत हार्मफुल है, डेंजरस भी है, पता नहीं साइकोलॉजिकली कैसे ही बच्चों के दिमाग पे इम्पैक्ट डालें। सो एंड वो तो चलो गेम की बात हो गई, लेकिन बच्चे खोपड़िया के पास रख के सोते हैं। बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो अवेयर होंगे कि नहीं बच्चों से उसको दूर रखना है। हम लोग खुद ही अपने सर के पास रख के, तकिए के पास रख के फ़ोन सोते हैं। आधे लोग तो फ़ोन तकिए के पास इसलिए रख के सोते हैं कि उनके सीक्रेट्स खुल ना जाए। अरे दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्या बना है? सॉरी बट होता है ना ऐसा, तकिए के नीचे ही फ़ोन मिलेंगे उनके। बाल झड़ गए हैं मेरे यहाँ से साइड, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो EMF काम तो आता नहीं, लोग लेते ही नहीं, उनको पड़ी ही नहीं है। हम लोग बहुत रिजिड लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस ये सब इतने ज़्यादा नहीं है। तो फिर मुझे लगा नहीं दिस विल नॉट वर्क। फिर हमने एक दो और बिजनेस आइडियाज़ सोचे, हम मतलब बिकॉज मैं एंड मेरे बिजनेस पार्टनर, हम लोगों ने सोचा फिर क्या करें, टूरिज़्म का स्टार्ट करते हैं क्या, मेडिकल टूरिज़्म का सोचा, बिकॉज उसमें भी काफ़ी पैसा होता है। लेकिन फिर वहाँ लगा कि अरे फॉरेन से सबसे पहले तो एडवाइज़री जारी कर दी गई है कि अगर इंडिया जाओ अपने रिस्क पे जाओ, तो लोगों ने वैसे ही इंडिया के नाम पे उनके दिमाग में वो बैठा हुआ है दैट वी आर वेरी अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, सिविक सेंस नहीं है हमें। तो हमारे यहाँ पे टूरिज़्म वैसे भी कम हो रहा है, फॉरेन के लोग कम आ रहे हैं। सो होता क्या है ना कि जो हमारे इंडिया में डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल है एंड सर्जरीज़ हैं, वो सस्ते पड़ते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए लोग यहाँ पे प्री प्लान सर्जरीज़ के लिए इंडिया में आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें पैसा तो बहुत है इस बिज़नेस में भी, बट रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि अगर डॉक्टर से कोई गलती हो गई और मान लीजिए पेशेंट को कुछ हो गया तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड की जाएगी। उसके अलावा देयर विल बी लॉट ऑफ केओस, लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ इश्यूज। तो फिर हमें लगा कि छोड़ो, ये भी नहीं करते हैं, इट कैन बी रिस्की टू। एंड देन हमने प्लान किया कि वी वांट टू सेल सम रियल टाइम प्रोडक्ट्स। फिर हमने उसमें सर्च किया कि क्या प्रोडक्ट्स हैं जो सेल किए जा सकते हैं इंडियन मार्केट में, जिसकी डिमांड हो, एटलीस्ट 4-5 साल उसका मार्केट कहीं ना कहीं हो। तो फाइनली यही निकल के आया कि जो AI प्रोडक्ट्स हैं। अब AI प्रोडक्ट्स में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे वॉच तो थी, उसके ज़माने चले गए। अरे सर, वॉच के ज़माने तब चले गए जब वो हर घर घर में पहुंच गई। कोई भी प्रोडक्ट जब नया इंडिया में आता है तो पहले वो टायर 1 सिटी में जाता है, फिर 2 में, फिर 3 में पहुंचता है, क्योंकि उसके प्राइजेस ही इतने हाई होते हैं, बिकॉज वो नई चीज़ है, मार्केट में इनोवेटिव रहती है ना। तो जब वॉचेस भी आए थे 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार के चले, जो ब्रांड्स के हैं वो आज भी उनका प्राइस वही रखे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ब्रांड इन मार्केट। फिर उसके डुप्लीकेट्स आने लग गए और फिर वो छोटे छोटे जगहों में पहुंच गए। आज वो वॉचेस शायद 2-3 हज़ार में मिल रही हैं, पर उनकी स्टार्टिंग 2-3 हज़ार से नहीं हुई थी, दे वर एक्सपेंसिव। लाइक वाइज अभी जैसे कि हमारे पास स्मार्ट ग्लासेस हैं, AI स्मार्ट रिंग है। अभी तक तो लोगों को बहुत सी जगहों पर पता भी नहीं कि होता क्या है, स्मार्ट रिंग क्या है, दे डोंट नो। धीरे धीरे अवेयरनेस फैलेगी। तो मुझे लगा ये मार्केट अच्छा है, 4-5 साल तक तो इट्स गुड। लेटर ऑन ऑफ कोर्स, लेटर ऑन तो हर चीज़ का प्राइस ड्रॉप होता है, गैजेट्स हैं, सेम प्राइस कहाँ रह सकते हैं। पर हमने ये सोचा कि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट्स आएंगे। चाइना में तो हर 6 महीने में उनके नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं वो लोग। तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स अपडेट करते चले जाएंगे। हमें लगा ये इट्स अ गुड बिजनेस, एंड अभी ज़्यादातर लोग हैं भी नहीं इस मार्केट में। नाउ पीपल आर एंटरिंग ग्रेजुअली। उसका इशू ये आता है ना कि अगर लोग कर भी रहे हैं तो या तो बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, एक न्यू भी जिसको नॉलेज नहीं होगी इस फील्ड में, वो नहीं उतर पाएगा इस मार्केट में, और जाएगा भी तो एक पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ला पाएगा। और हमारे इंडिया में क्या है, लोगों को चाहिए वैराइटीज़, भले ही कुछ भी हो बट वैराइटीज़ हो। तो उसके लिए हमारे पास
रिसोर्सेज हैं, वी हैव गुड इन्फ्लुएंस, वी हैव गुड लॉजिस्टिक कॉन्टैक्ट्स, वी हैव CHA, वी हैव अ वेयर हाउस। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि इस पे ही टिकते हैं, लेट्स डू बिजनेस ऑफ दिस, बिकॉज ये AI प्रोडक्ट्स के बिजनेस ही फ्यूचर है। फ़िलहाल 4-5 साल इसका मार्केट सच में कहीं नहीं जा रहा है। तो लोग कंफ्यूज ना हो कि अरे वॉचेस लेकिन नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी चश्मा आया हुआ है, AI ग्लासेस जो आए हैं, हर किसी के पास है क्या? नहीं है। और अगर है तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने ही निकाला है, एंड उसका आप जाके एक बार प्राइस पता कर लीजिए। इट्स लाइक नॉट दैट रीजनेबल, अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने यही सोचा कि हम लेके आएंगे ना, हम वेट क्यों करें कि बड़े ब्रांड्स पे एकदम पहले अपना बेच लें, दबा के प्रॉफिट बना लें, उसके बाद जब उसकी डिमांड कम हो तब बाकी लोगों तक पहुँचे, प्राइस ड्रॉप हो के टाइम लग जाता। सो वी केम अप विद आइडिया कि नहीं, एक साथ इंडिया में जहाँ जहाँ होगा सर्कुलेट करेंगे। हम उसके लिए सोचा फ्रेंचाइज पार्टनर होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंचाइजी बोलते हैं, फ्रेंचाइज, कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। सो पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन अ रॉन्ग वे, whether it's franchise or franchisee। कुछ लोग फ्रेंचाइज बोलते हैं, कुछ फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो हमने सोचा फ्रेंचाइज पार्टनर ढूंढेंगे अक्रॉस इंडिया से, उन सबको ऑनबोर्ड कराएंगे, औराटेक का ही उनको फ्रेंचाइज पार्टनर बनाएंगे। एंड क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज पार्टनर में जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने का वर्थ प्रोडक्ट उनको दे के, एंड वो भी फिर अपने जिस सिटी में होंगे टेरिटरी वाइज, दिल हैव फुल लिबर्टी, वो बेचेंगे। तो इंडिया के कोने कोने में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा ना एट अ टाइम। अभी क्या है, बड़े बड़े जगहों में ही अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, छोटे छोटे शहरों तक पहुंच नहीं पाता आसानी से। तो ये प्लान था हमारा, और अभी भी है, और लकीली चल भी रहा है। अच्छा चलो, ये तो हो गया हमारा आइडिया कि ऐसे प्लान आया कि इस प्रोडक्ट में जाना है। अब मैं बताती हूँ, चाइना में कैंटन फेयर का मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर होता है, वो भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो सारे इनोवेटिव, और वो 2 बार लगता है साल में, अभी अक्टूबर में फिर से लगने वाला है। तो सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उनके पास रहते हैं, हर चीज़ रहती है, मशीनरी से लेके घर के डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, इंटीरियर प्रोडक्ट्स, सब कुछ जो भी वो नया इनोवेट करते हैं वो उधर जाके डिस्प्ले कर देते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पे। कुछ लोग रिटेल में ख़रीदने के लिए आते हैं, हालांकि रिटेल में वो बेचते नहीं हैं। कैंटन फेयर के लास्ट डे में जो बचता है वो शायद वो दे देते होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। बट आप कैंटन फेयर में जाके प्रोडक्ट ले नहीं सकते, आप सिर्फ आइडिया ले सकते हो। वहाँ उनका कैटलॉग देंगे वो अपनी कंपनी का। उनकी कंपनीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। जैसे कि हर प्रोडक्ट के एक डिफरेंट सिटीज़ हैं जो उन्होंने पूरा उसके लिए ही फैक्ट्री बना रखा है। ऑलमोस्ट द होल सिटी इज़ फॉर दैट, आई मीन होल सिटी इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब पूरे सिटी में ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। सो मेरा तो जो काम है वो मेन शेंजन में ही है, और कैंटन फेयर लगता है ग्वांगझाओ में। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अंदर इतने सारे गेट नंबर्स होते हैं वहाँ पे, एंट्री गेट्स होते हैं कि आपको एक दिन में कंप्लीट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इट्स गुड, आप वहाँ जाओगे आपको बहुत नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लड़कियाँ ही हैं, दे आर ऑपरेटिंग इट। बिकॉज चाइना में लड़कों ने फॉर सम रीज़न वो इंग्लिश कम बोलते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा बोल लेती हैं जो भी बोलती हैं। हालांकि उसे समझने में भी आधा दिमाग खप जाता है, उनकी इंग्लिश भी पल्ले थोड़ी कम पड़ती है। एंड अगर वहाँ पे जाना है तो भाई ख्याल कर ले, अगर आप सोचो कि जैसे हमारे यहाँ गाइड्स होते हैं ना, टूरिस्ट गाइड्स, कहीं जाओ तो 100-200 रुपये दे के वो आपको इतिहास सुना देंगे, उसका वैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाओगे अगर आपको ह्यूमन गाइड चाहिए वहाँ पे, तो दिल चार्ज यू 800 RMB और 600 RMB। बाप रे, जो आप कैलकुलेट कर लो 800 × 13 क्या प्राइस चल रहा है आज RMB का, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। उतना चार्ज करते हैं फॉर आवर्स, नॉट एंड आवर्स में भी उनको एक लंच ब्रेक चाहिए होता है, एंड दे आर वेरी सिस्टमेटिक। तो वो महंगा पड़ जाएगा फिर। तो प्रॉब्लम्स यही आता है ना कि आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते। एंड दूसरा, मान लो आप जिसको भी आपने रखा है वो सामने वाले से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो कंट्री में एक अलग ही बॉन्डिंग रहती है। वो अगर अपनी भाषा में उनको बोल दें कि चलो हम भी विश्व अपना कमीशन, क्योंकि वहाँ हर कोई बिजनेस माइंडेड है, हर कोई कमीशन खा के ही आगे चीज़ें बढ़ाता है, अनलेस यू आर मीटिंग सम मैन्युफैक्चरर।
तो मान लो वो उसको बोल दे कि अरे हम क्या बोलते हैं, आई मीन चाइनीज़ भाषा में अगर बोल दे कि ठीक है इतना बता दो, अगर ये डील क्रैक हुई तो इतना कमीशन तुम्हारा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा मैन्युफैक्चरर्स से ही मिलना है, मैन्युफैक्चरर्स के पास ही जाके बात करनी है। कैंटन फेयर में भी हर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होता, वहाँ ट्रेडर्स भी होते हैं जो अपना आउटलेट वहाँ डिस्प्ले करते हैं, बट वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर ही बताते हैं। तो वहाँ पे भी फ़िल्टर आउट करना पड़ता है। कई लोग बोल देंगे कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और वहाँ पे ऐसा होता है कि आप फैक्ट्री में भी चले जाओ तो कुछ फैक्ट्री वाले मैन्युफैक्चरर के हाथ में ही दे देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ साल भर का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ना किसी चीज़ का, वो भी उनके हाथ में दे देंगे कि ठीक है तुम फैक्ट्री अपनी ही समझो, अपनी समझ के बताओ और इतना कमीशन अपना रखो और डील क्लोज करो। तब भी नहीं पता चलेगा। वहाँ के ट्रेडर्स ही गोडाउन वगैरह लेके रहते हैं, फैक्ट्री सेटअप रख के बैठे रहते हैं, एंड दे क्लेम दैट वी आर फ्रॉम द फैक्ट्री, वी आर द फैक्ट्री। तो वहाँ पे भी फ़िल्टर आउट करनी पड़ती हैं काफ़ी चीज़ें, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं कैंटन पर इसीलिए गई कि पहले मैं ये सब देख लूँ, आइडिया मिल जाए, जो प्रोसेस कंप्लीट करनी थी वो सब भी कर ली, फिगर आउट कर लिया कि हु इज़ द रियल मैन्युफैक्चरर। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्वालिटी चेक के लिए भी होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अब आई कैन नॉट रिवील एवरीथिंग हियर, बट ओवरऑल हमने जाके वहाँ पे अच्छे से अपना R&D किया, बिना R&D के कोई काम किया ही नहीं। छानबीन की चीज़ों की, लैंग्वेज में क्रॉस चेक करवाया डबल ट्रिपल टाइम कि ये क्या बोल रहे हैं, उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितने पानी में है वो मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं हैं, वो सब फिल्टर आउट करके ही वापस इंडिया आई और वो सारे प्रोडक्ट्स लेके आई जो अभी लोग लाए हैं, इंडिया में लाए हैं और बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में बेच रहे हैं। और एक बंदा एक ही प्रोडक्ट से डील कर रहा है, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट वाइज आपको BIS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है हर प्रोडक्ट का, और उसकी रेंज पर डिपेंड करता है, और वो भी इतना सस्ता आसानी से नहीं बन जाता। तो इसीलिए अभी देखिए, अब हम अगर आप लोग को फ्रेंचाइजी देंगे, हमारा भी एक ऑफ कोर्स जो एक प्रॉफिट रहेगा। देखो अकेले तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, ऑफ कोर्स आप लोग भी मिलके कमाओगे। हमें ये हो जाएगा कि हमें टेरिटरी वाइज हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा स्प्रेड होते चला जाएगा। अभी अकेले बैठ के एक इंसान क्या कर सकते हैं, एक कहावत है ना, एक भाड़ चना नहीं फोड़ सकता, समथिंग आई मीन अकेला भाड़ चना नहीं फोड़ता, कुछ कहावत है ना ऐसे। तो वैसे हमने फिर डिसाइड किया एंड फाइनली वी हैव सेट अप एवरीथिंग, सब अच्छे से हो गया। पर अगर आप चाइना जा रहे हैं, इन केस जाएँ भी, मैंने सोचा है कि बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड मैं तो चाइना जाती ही रहा करूँगी हर 6 महीने में। जैसे कि मैंने बोला, हम अपडेटेड प्रोडक्ट्स ही रखेंगे, और आप जब तक वहाँ जाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या नया प्रोडक्ट वहाँ है। आपको वहाँ जाना है, पर्टिकुलर मार्केट में घूमना है, चीज़ें पता करनी है, एंड सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ अप टू डेट। तो मैं तो जाऊँगी हर 6 महीने, वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा इन फ्यूचर आप लोग में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो, जैसे देखना हो चाइना क्या है, कैसा है, बिज़नेस कैसे समझना है। इनफैक्ट मैंने तो पहले ही ये सोच रखा है कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर बनेंगे, इफ़ दे आर विलिंग टू, वो हमारे साथ चल सकता है। उनको कैंटन फेयर भी दिखा देंगे, प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग भी दिखा देंगे, और आइडिया भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि कल को मानो आपको अपना आगे जाके अलग खुद का ब्रांड बनाना है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। प्लान है ये सब भी, इट्स इन अ बकेट लिस्ट। होपफुली आगे आप लोग हमसे जुड़ेंगे, तो मैं जाऊंगी तो ऑफ कोर्स आप लोग एज अ टीम भी लेके जा सकती हूँ लोगों को, बिकॉज वी हैव एवरीवन, वी ऑल्सो हैव, हमारे पास वो लोग भी हैं जो वीज़ा बना के देते हैं, सब कुछ है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कैंटन फेयर के नाम पे भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर देती हैं, क्योंकि वीज़ा एक ऐसी चीज़ है ब्लाइंडली, वो तो कंपनी वाले आपको बोल देंगे कि आपका वीज़ा अप्लाई कर दे रहे हैं, आया नहीं आया वो तो एम्बेसी के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप वीज़ा का भी पैसा देते हो वो भी डूब जाता है, गया। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट करें आज के टाइम में। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। अभी कैंटन फेयर स्टार्ट होगा और जो इंटरेस्टेड होंगे आप देखिएगा, इतने एड्स दिखेंगे आपको सोशल मीडिया में, हर कोई चलो इतने में ले जा रहे हैं। सी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ कोई चीज़ बहुत सस्ते में मिल रही है सॉरी
जबकि उसकी वो कॉस्टिंग ही नहीं है, तो आपको पर्सनली समझना चाहिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या तो वो ट्रैप है ना। कोई अगर आपको 1 लाख की चीज़ बोल रहा है 30,000 में हम करवा देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। आदमी फिर काम ही क्यों करेगा जब वो पैसा ही नहीं कमा रहा होगा। लोग फिर भी पैसा कम के चक्कर में चले जाते हैं, और बाद में मान लो या तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, या बाद में वहाँ पहुँच भी गए तो उन्हें भेड़ बकरियों जैसे भर के ले जाते हैं। देन पीपल से कि ऐसा हो गया मेरे साथ, फिर वो इंसान अपना एक्सपीरियंस किसी दूसरे के साथ शेयर करता है, फिर दूसरा वो यही मान के बैठ जाता है कि शायद सारे कंपनी वाले ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होता। हमेशा जहाँ चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, आप प्लीज़ समझ जाइए कि कुछ तो झोल है उसमें, वरना अगला इंसान पागल थोड़ी है कि उस चीज़ के लिए इतना प्राइस रखा और अगला इतना प्राइस दिखा रहा है आपको, और आप इस पे जा रहे हो। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए ना कि इतने सस्ते में कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, सब वो थोड़ी कर रहे हैं। सो एनीवेज, मैं तो देखिए, मुझे नहीं पता आप में से मुझे कितने लोग जानते हो, कब से जानते हो। मैं फालतू की बकवास में बिलीव ही नहीं करती। जो है मुंह पे बोल दो। झूठ बोल के इंसान हो सकता है किसी को कुछ दिनों के लिए बॉटल में डाल ले, पर लॉन्ग रन पे नहीं जा सकता कोई। एंड दूसरा, मेरा पर्सनली मानना है कि आप किसी के साथ धोखाधड़ी करके पैसा कमा भी लोगे, आज बड़ी खुशी हो जाएगी आपको कि अरे हमने फतेह जंग जीत ली, पर ऐसा पैसा फलता नहीं है। आप किसी के साथ गलत करके पैसा कमा भी लोगे ज़िंदगी में, आपको या आपसे जुड़े लोगों को प्रॉब्लम आ ही जाएगी। जितना कमाए हो उससे दुगना निकलने की सिचुएशन आ जाती है। तो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट। मैं कभी भी हराम का पैसा इन सब में बिलीव ही नहीं रखती। जो है सीधी बात, नो बकवास, मैं इन सब में आई डोंट गेट इनटू ऑल दैट। सो एनीवेज, आज का टॉपिक बस यही था कि मैं कैंटन फेयर गई, और वहाँ पे प्रॉब्लम पता है कि खाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बस बर्बाद खाना। तो वहाँ पे हर चीज़ में पोर्क ऑयल डालते हैं हम लोग। मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो चावल और खा के आ गई थी, पता ही नहीं चला। मैं एग खा लेती हूँ ना, तो फ्राइड राइस रखा था। आई थॉट कुछ तो मिले, क्योंकि खाना नहीं मिलता है। रोटी तो भूल ही जाओ, ब्रेड भूल जाओ, ब्रेड भी नहीं देते हैं, बन चलता है उनका अलग वाला। एंड दबा के नॉनवेज, दबा के सी फूड थोड़ा बहुत, और कुछ चीज़ें उबालते भी हैं अगर किस पानी में। अगर आप एकदम ही शाकाहारी इंसान हो तो आप वहाँ का वेजिटेरियन भी जो दिख रहा हो, वो उनको तो वेजिटेरियन का मतलब ही नहीं पता है। आप जब तक वीगन ना बोलो, उनको नहीं मालूम वेजिटेरियन क्या होता है। उल्टे हो जाओ आप बोल के, उन्हें नहीं पता वेजिटेरियन होता क्या है। उनको सच में नहीं पता वेजिटेरियन क्या होता है। लास्ट डे हमें पता चला, कोई पढ़ी लिखी कोई इंसान मिली, उसने पूछा वी कॉल इट एज वीगन हियर। मैं कहा वीगन तो वो हुआ ना जिसमें मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं होते होंगे, बट उनको वही मालूम है। हाँ, तो खाने का बड़ा इशू है। बट एक बेस्ट पार्ट ये, जिस भी होटल में आप रुकोगे, अगर आप उनको बोलो कि स्पेशली ड्यूरिंग कैंटन फेयर बता रही हूँ, क्योंकि कैंटन फेयर में क्या है, अंदर आप एक बार एंट्री ले लिए तो खाने पीने का आपको दूर दूर तक जल्दी से कुछ नहीं दिखता है। दिखेगा भी तो नीचे एक ग्राउंड फ्लोर में जाके एक फूड कोर्ट है, वहाँ पे सिर्फ सी फूड मिलेगा आपको, वेजिटेरियन गलती से भी मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि क्या हमें अपने साथ ले जा सकते हैं, हम कैंटन फेयर जा रहे हैं, वहाँ हमें नहीं मिलेगा फूड वगैरह, तो वो आपको एक बॉक्सेस रखते हैं हर होटल में, अलाउ करते हैं कि लो आप उसमें अपना खाना डालिए जो भी लेना है और पैक करके चले जाओ। उसमें चलो दे आर गुड इन दैट। बट इंग्लिश वहाँ पे आप 5 स्टार होटल में भी जाओ तब भी इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉब्लम। मैं जिसमें रुकी थी स्काईलाइट ग्रैंड होटल, आप चेक कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी चाइना में, शेंजन में थी। रोबोट वगैरह सर्विस दे रहे थे, उनके स्टाफ को भी इंग्लिश नहीं आ रही थी। एक पॉइंट आया, मन करे खोपड़ी है कहीं दीवार में मालूम जाके क्या, दे डिडंट स्पीक इंग्लिश एट ऑल। बाप रे, टैक्सी करो वहाँ पे, डीडी ऐप है, वहाँ टैक्सी आपको मिल जाएंगे रीजनेबल प्राइस में। सब कुछ पेमेंट के लिए अली पे है ऑफ कोर्स, वहाँ से आप हर तरीके का पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ पेमेंट हमें स्कैन नहीं करना होता है, कभी कभी वो हमारा बारकोड भी स्कैन करते हैं। मुझे जब पहली बार स्कैन करवाया मुझे लगा ये सारा पैसा तो नहीं उड़ जाएगा, पता नहीं था ना।
वो बोली नो 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 नो, ओके वी विल डू, ओके ओके ओके, बहुत चलता है वहाँ पे। जब हम चाइना से वापस आए, मैं और जिज्ञासा मेरी फ्रेंड, हम गए थे, हम लोग 1 हफ्ते तो चाइना के एक्सेंट से बाहर ही नहीं, हमारा यही चलता रहता था, ओके ओके ओके, क्योंकि उनको बस यही 2-3 इंग्लिश के शब्द आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। सो वहाँ पे भी इंग्लिश नहीं। टैक्सी ड्राइवर उल्लू बना दिया, उसको बोला गॉन्जाओ से शेंजन टैक्सी कर ली मैंने, तो मैंने कहा स्पीड लिमिट फॉलो करना, उसने वो भी नहीं समझा, वो 10 स्पीड चल गया। तो उसमें जितना स्पीड आप बढ़ाते जाओगे प्राइस बढ़ता चला जाएगा, किलोमीटर्स के ऊपर भी बढ़ जाएगा इफ़ यू आर ओवर स्पीडिंग। भगवान जाने उसने क्या किया, प्राइस बढ़ गए। मैं बता रही हूँ, मैं टैक्सी में ही लुट गई वहाँ पे, इतना पैसा गया टैक्सी में। पर्सनली भी जब हम घूमने गए तब भी बता रही हूँ, बट और एल्स एवरीथिंग इज़ फाइन। आपका पेमेंट, आप जब डीडी आप बुक करोगे तो आपको वो ड्रॉप कर देगा, आपको इमीडिएटली पे नहीं करना होता है। जब आप नेक्स्ट राइड बुक करोगे तो पिछला वाला क्लियर करके फिर आपका नेक्स्ट राइड बुक होगा, वैसा सिस्टम है। हमें BYD जो कार आई ब्लैक कलर मस्त, उसने हमें ड्रॉप किया। अब मेरी फ्रेंड को वहाँ उसको ट्रैवल सिकनेस है तो वॉमिटिंग वगैरह हुई, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। मुझे लगा अरे आदमी कहीं इसको वॉमिट हुई इसलिए एहसान करके फ्री में तो नहीं छोड़ गया, दया भाव से पता नहीं था ना। और वो बड़ी खुश, उसके ऊपर एक ब्लॉग बना डाली, मैंने कहा जिज्ञासा पकड़ मेरा फ़ोन, रिकॉर्ड कर, मैं बताऊंगी चाइना के लोग कितने अच्छे हैं, पैसे नहीं लिए तुझे वॉमिट आई करके। तो मैं सोचूं पैसे नहीं लिए, सच में नहीं लिए, मैं बड़ा एकदम ओवरवेल, मुझे लगा वाह बहुत अच्छा इंसान है, बताओ। क्योंकि मैं उसे पे करने के लिए जब चली हूँ, नो नो नो, उसको लगा शायद मैं टिप दे रही हूँ, वहाँ टिप नहीं चलता, तो वो नो 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 किया। मुझे लगा अरे यार बहुत अच्छा इंसान है ये। बाद में जब अगली राइड बुक की तो लिख के आया कि 160 युआन क्लियर करो पुराने वाले, तब पता चला कि अरे ऐसे नहीं होता है, तब सिस्टम समझ में आया। क्योंकि फ्रैंकली बोलूँ, रील में देख के डीडी वीडी ऐप का देख के निकल लिया, ली पे कर लिया डाउनलोड, डीडी ऐप कर लिया डाउनलोड, चैट जीपीटी वहाँ चलेगा नहीं आपका, यूट्यूब नहीं चलेगा वहाँ पे आपका, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा आपका वहाँ पे, व्हाट्सअप नहीं चलेगा आपका वहाँ पे ज़्यादातर लोग वी चैट ही प्रेफर करते हैं। एंड वहाँ पे ऐप को APP बोलते हैं, हम लोग ऐप बोलते हैं ना, एप्लीकेशन के शॉर्ट फॉर्म ऐप, वहाँ बोलते हैं यू हैव टू इंस्टॉल दिस APP। अब मैंने 3-4 बार सुना तो मुझे लगा APP कौन सी नहीं है, आप मैं गूगल करूँ, सब कर लिया, मैंने कहा साला APP जैसे तो कोई ऐप ही नहीं है। बाद में पता चला किसी ने, एक कोई इंडियन बंदा था या पाकिस्तानी था, हम कुछ किसी से एड्रेस पूछ रहे थे, कुछ गाइड कर रहे थे, तो उसने बोला आप A-मैप डाउनलोड कर लो। A-मैप करके आया था, A-मैप, हाँ राइट। फिर वहाँ पे A-मैप APP डाउनलोड कर लो कुछ बोला, मैंने कहा ये समझ ही नहीं आया। फिर उसने समझाया हमें कि ये लोग ऐप को APP बोलते हैं, दे डोंट कॉल इट एज ऐप। अच्छा, तो जब आप वहाँ जाओगे ना बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैलेंजिंग पार्ट ये है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लोग इंग्लिश तो बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते हैं। कोरियन लोग इंग्लिश बोल लेते हैं मस्त, जापानीज बोलते हैं, बट चाइना वाले नहीं बोलते हैं, पता नहीं उन्हें पूरी दुनिया से हट के रहना है। और काम भी तो चलो वो कर ही रहे हैं, क्योंकि दुनिया अब उनके पीछे पड़ी है, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, दुनिया भर से वहाँ से प्रोडक्ट लेके फिर बाकी की कंट्रीज़ में सर्कुलेट किया जाता है। सो गुड, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है, हर जगह कैमरा, क्राइम, मुझे तो बहुत सेफ फील हुआ वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी एक ऐप बाइडू करके कुछ था, बाइडू मैप समथिंग था, इतना एडवांस मैप उनका, जो हमारा गूगल मैप उसके आगे कुछ नहीं। वो एक डिट्टो डिटेल बताता था, एकदम कलर्ड फॉर्म में था, ऐसे एकदम से वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बताता था कि इतने सेकंड का ये रहने वाला है, यहाँ पे इतना हुआ है, और वो 3D उसमें एनिमेशन टाइप में दिखता था। ओह माय गॉड, अमेजिंग। ये तो मैं मान गई वहाँ पे कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो उनको पछाड़ पाना हमारे लिए अभी आसान नहीं है। अभी आप लोग बोलते हैं ना मेक इन इंडिया करो। अब एक बात बताओ, मेक इन इंडिया ही सही, आप चलो बाकी चीज़ें छोड़ दो, हमारे यहाँ की जो लेबर क्वालिटी है, अगर आप उन्हें कोई ऐसा काम दे दो बारीकी वाला जो बहुत फिनिशिंग से करना हो और एक रीज़नेबल कॉस्ट में, तो आपको तो पहली बात तो ऐसा इंसान कारीगरी नहीं मिलेगा, फिनिशिंग ही नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ के जो दे पाएंगे दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आप उनसे
प्रोडक्शन करवाने भी बैठोगे तो उनकी कॉस्ट, हमारी कॉस्टिंग ही ज़्यादा घुस जाएगी, फिर आप इंडियन मार्केट में उसे बेचोगे कैसे? तो जो है सो है, हमें एडमिट करना चाहिए। दे आर वेरी स्किलफुल, नीट काम करते हैं वो लोग, काम उनका एकदम परफेक्शन, नेक्स्ट टू परफेक्शन रहता है। इस मामले में तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। हम इंडियंस में दिमाग बहुत है, बट हम लोग कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आलसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें लगता है ये काम हम क्यों करें, ये हमारा काम थोड़ी है। वहाँ मैं देख रही हूँ ओनर खुद ही आके झाड़ू मार रहा है, और वहाँ पे लेबर्स वेबर्स का सिस्टम ही नहीं रखा है। ऐसे ऐसे स्टॉल्स रहते हैं उनके लगे रहते हैं वहाँ, जहाँ पता ही नहीं चलता है कि ये ओनर होंगे। इनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री भी है। दे आर सो लाइक पर्सनली इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, डाउन टू अर्थ हैं। हमारे यहाँ पे कोई बड़ा शोरूम हो तो वहाँ 4 तो उन्हें असिस्टेंट ही चाहिए होते हैं। शायद उसका कारण ये भी कि अपनी चोरी चकाटी बहुत हो जाती है। अगर आप नज़रें ना रखो तो चोरी चपाटी भी बहुत हो जाएगी। वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ का लॉ ही इतना स्ट्रिक्ट है। सो आई विश हम भी ऐसे कभी बन पाएँ, बट मुझे लग रहा है हमारे यहाँ जब हम अपना दिमाग प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएंगे, चीज़ें सीरियस लेंगे, जब हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि अरे मेरी प्रॉपर्टी इतनी, उसकी इतनी, भले ही उनके हमारे दादा परदादा और हमारे पिताजी ने कमाई हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारी है और हमें कुछ करना ही ना पड़े। जब तक हमारे यहाँ के बच्चों को ओवर पैम्परिंग करना छोड़ के उनको बचपन से अगर स्किल्स सिखाने जाने शुरू किए जाने लगे, दिखाया जाए कि उनके माँ बाप कैसे मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चों की स्कूल फीस भर रहे हैं, जो भी है, तो हम लोग ये करते ही नहीं ना, बचपन से ही नहीं करते ना। वो ओवर पैम्पर कर देंगे प्यार के नाम पर। हमें परेशानी होगी, माँ बाप आपस में खटे जा रहे हैं, खपे जा रहे हैं, पर बच्चों तक पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि नहीं, बच्चों को मुसीबत ना है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे मरने के बाद वो रियलिटी बच्चों को फेस करनी ही पड़ेगी। इट्स बेटर कि उनको इन्वॉल्व करो, उन्हें भी पता चले कि हम कितनी मेहनत करें। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है, ऐसा नहीं कि स्मूथ चल रही हो। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी कभी ना कभी लोन में इतना दब जाता है कि उनके यहाँ पे भी पैसों की प्रॉब्लम आती है। पर आप देखो, ज़्यादातर जो बड़े फैमिली के लोग हैं वो अपने बच्चों को एकदम स्पेशल क्लास ट्रीटमेंट दे देंगे, एकदम बिगड़े हैं बिगड़ने दो, हर फालतू की चीज़ों में पड़ जाएंगे वो लोग। बहुत कम लोग देखे हैं मैंने जो बहुत डाउन टू अर्थ हों, जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हों। सो वहाँ मैंने ऐसे नहीं देखा। वहाँ पे बच्चों को भी बिजनेस करना साथ में दिखा रहे हैं, बैठे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं बिजनेस कैसे होता है। ओनर्स को देखो तो लगता ही नहीं है कितने बड़े उसके मालिक होंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी पंक्चुअल। 1 मिनट इधर से उधर नहीं होगा उनका। टाइम से शॉप खोलनी है, टाइम से बंद करनी है, टाइमिंग के बहुत पंक्चुअल हैं वो लोग। तो ओवरऑल बहुत डिसिप्लिन है, सिस्टमैटिक है, शायद इसीलिए आगे है। हमारे हम लोग आलसी हो जाते हैं, और हमें आलसी बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि वो प्यार में आके, अगर मान लो माँ बाप स्ट्रिक्ट हों भी, यूजुअली माएँ स्ट्रिक्ट होती हैं, और अगर जॉइंट फैमिली में है तो उनके पेरेंट्स आके, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को हमेशा बैकअप सपोर्ट दिए रहते हैं। तो अपब्रिंगिंग में गलतियाँ तो हो रही हैं, नॉट एवरीवन इज़ डूइंग दैट, बट अगर इंडिया को सच में आगे बढ़ना है तो हमें फालतू की चीज़ों से निकल के ग्राउंड रियलिटी पे आना पड़ेगा। हमें चीज़ें पहले से ही सिखानी पड़ेंगी अपने बच्चों को कि देखो ये है लाइफ की रियलिटी। क्योंकि मैं सच बताऊँ, ये मेरी औलाद खुद ही 9 साल की है अभी, मुझसे ज़्यादा दिमाग इसमें है। मुझे लगता है जो अकल मुझे 18-19 साल की उम्र में आई होगी, वो इसमें अभी से है। शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, एंड मुझे हर छोटे बड़े डिसीजन में इन्वॉल्व भी करती हूँ, उसे हर चीज़ बताती भी रहती हूँ ताकि उसको पता रहे। बट जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको लगता है अरे छोड़ो अभी बच्ची है, अरे ऐसे, अरे ये थोड़ी अभी थोड़ी, इनको उनके हिसाब से तो उनके 40 साल के बच्चे भी बच्चे ही रहते हैं। सो होपफुली वन डे हम भी कुछ अच्छा करेंगे अपनी कंट्री के लिए, हम भी आगे बढ़ेंगे होपफुली। पॉलिटिक्स, धर्म, जातिवादी, क्या बोलते हैं, आलस, दिखावा, इन सब से बाहर निकलेंगे कभी तो शायद हम भी आगे बढ़ जाएंगे। हम भी अपनी इकॉनमी आगे बढ़ा सकते हैं, हम भी अपनी कंट्री को एक रिस्पेक्टफुल प्लेस दिलवा सकते हैं, सिर्फ हमारी सरकार के दम पे नहीं, एज अ सिटीज़न ऑल्सो हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। अभी तो देखिए हर जगह बीच में वायरल हुआ कि सिविक सेंस ज़ीरो, और जो हमें सच में है, वहाँ पे इतने क्वाइट एंड डिसिप्लिन लोग हैं, हम जाके हा हा हू हे करते रहते हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे डोंट लाइक इट।
उनको लगता है हमारे यहाँ का माहौल ख़राब कर रहा है। हमें अच्छा लगता है डांस वांस करना है, पीना खाना है, उड़दंग मचाना है, अपने जगह अपनी कंट्री में करिए। किसी और के घर जाके आप नहीं कर सकते ना ऐसे, पर बाज नहीं आते क्या। एंड आई एम सो सॉरी टू से मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो अपने नॉर्थ के ज़्यादा हैं। अपने नॉर्थ में पता है क्या, लोग दिलखुश बहुत हैं, इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं चीज़ों में। शादियाँ भी देखो, जितनी ग्रैंड शादियाँ नॉर्थ में होती हैं शायद ही कहीं होती है। साउथ की शादियाँ तो पता भी नहीं चलती कब हुई कब ख़त्म हो गई। साइलेंट मोड में शादियाँ रहती हैं। इट्स गुड टू बी लाइवली, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमें थोड़ा रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए दूसरों के कल्चर का भी, उनका थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए, है ना। अब फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ उनको इतना अनकंफर्टेबल फील करा दिया जाता है, उनके कपड़ों पे कमेंट कर देना या उनके कैरेक्टर पे वो कर देना, उनको इस निगाह से देख लेना कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो जाए, है ना, या उनको पैसों से लूट लेना कि कोई चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की है, लो 1000 की दे दो। तो हम अपनी ही इमेज ख़राब कर रहे हैं। खैर चलो, वो तो सेल स्ट्रैटेजी, वो तो हम भी कहीं बाहर कंट्री में जाएंगे वो हमें भी लूटते हैं, चलो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेकिंग देम फील अनकम्फर्टेबल, आई एम श्योर दूसरी कंट्रीज़ में भी होता होगा, इट्स नॉट ओनली आवर कंट्री। बट आई थिंक हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सुधार ले आना चाहिए। मेरे बोलने से तो क्या ही होगा, अगर मैं कल को प्रधानमंत्री बन गई तो सुधार दूंगी मैं, आप लोग मुझे ही वोट दें। अरे यार बस आज का टॉपिक हो गया, बहुत हो गई बातें। और गुड नाइट आप सभी को, और फिर मिलते हैं कल तभी मिलूंगी अगर मेरा मूड ठीक रहेगा तो। चलिए बाय गाइस।